हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 29th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे अल्टरनेटिव पर, बट हर एस्पेक्ट से आपको बताया जाएगा जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट का 5th पार्ट और रिमेनिंग लेक्चर जो कि 28 लेक्चर है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। सारे लेक्चर देख लीजिए, छोटे लेक्चर हैं, 20 मिनट या फिर 15 मिनट के लेक्चर हैं। आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। चलते हैं, ये वीडियो 3 बजे आता है। कितने बजे? दिन में 3 बजे। और अल्टरनेट डे व्हाट आई मीन्स, अगर ये अभी 3 बजे आया है तो ये परसों 3 बजे आएगा इसी टाइम पर। तो सारे काम छोड़ दीजिए और वीडियो को देखिए, अपनी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग कर लीजिए। चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। अगर ये प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था पे एग्जाम में, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि उस टाइम लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे। 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे बाय प्रेसिडेंट, बट 2004 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से ये एंग्लो इंडियन, जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है वो खत्म कर दिया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। बट हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि राज्यसभा में भी और लोकसभा दोनों में नॉमिनेट किए जाते हैं, बट एट प्रेजेंट के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? दूसरा देखते हैं, देयर इज अ constitution provision for nominating 2 member belonging to the Anglo Indian community to the राज्यसभा। राज्यसभा नहीं, यहाँ आएगा लोकसभा, तो ये सही होगा। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट और लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करे जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। क्लियर? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये कि कोई बार नहीं है, कितने भी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ, अगर वो मेंबर भी नहीं होगा। बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि विथिन 6 मंथ के अंदर उसे एमपी बनना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का। विथिन 6 मंथ के अंदर एमपी बनना पड़ेगा। अगर वो एमपी नहीं बनता है तो उसको मिनिस्टर की पोस्ट से, वीकेंड से जो भी रिजाइनेशन देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सी बिल्कुल सही है। क्लियर? आ नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता। जैसे आप जानते हो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ ओनली कौन वोट करता है? जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि नॉन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करता है नॉमिनेटेड मेंबर। याद रखोगे। तो इसमें सही कौन सा है? सिर्फ ओनली सी सही है। चलते बनाएंगे, फेडरल पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ये पूछ रहा है कि फेडरल पार्लियामेंट कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकता है। देखो, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर आर्टिकल कौन सा है? 253 के हिसाब से कोई भी पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंसर्न और ठीक है, बाय कंसर्न ऑफ स्टेट बिल्कुल राइट है। व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन बिल्कुल राइट है। 356 आर्टिकल के हिसाब से इवन इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट रूल। कौन सी इमरजेंसी? प्रेसिडेंट रूल। और अंडर आर्टिकल नंबर 357 के हिसाब से कोई भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर स्टेट व्हेन इमरजेंसी और द स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम इन द स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 357। याद रखना। देन आफ्टर नेशनल इंटरेस्ट एंड आफ्टर रेजोल्यूशन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
विद द 2/3 मेजोरिटी, बिल्कुल फोर्थ भी बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल नंबर शायद आई थिंक 249 है, अंडर आर्टिकल नंबर 249 कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकती है, इवन स्टेट लिस्ट पर कोई भी लॉ बना सकती है इफ द मैटर इज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो दोनों सारे सही हैं, इसका डी ऑप्शन है। चलते हैं आर्टिकल याद रखना जो मैंने आर्टिकल बताया। द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। देखो, इंडियन पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट नहीं कर सकती जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू सो, बिल्कुल नहीं, गलत है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं करता। राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इन नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। सेकंड, अंडर आर्टिकल नंबर 249। देखो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे पॉलिटी आपको अंडर आर्टिकल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पूरे आर्टिकल आपको याद करा रहा हूँ। अगर आपने आर्टिकल रट लिए तो डेफिनेटली आपको इंडियन पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, दैट्स माई गारंटी। क्लियर। द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइज दैट लेजिस्लेशन इज नेसेसरी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। सेकंड एंड फोर्थ, ये फोर्थ है, क्लियर, सेकंड एंड फोर्थ ये सही है, याद रखोगे। सेकंड एंड फोर्थ दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 249 में राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है कि स्टेट लिस्ट में कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर लॉ बना सकती है राज्यसभा, क्लियर, नेशनल इमरजेंसी में बना सकती है, बट प्रेसिडेंट का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही विधान परिषद के जो हेड होगा, स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, उसकी हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्लियर। चलते बनाएंगे, मेरी तबीयत खराब है तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट अगर किसी भी इंडिया के पार्ट या पूरे पार्ट के लिए कोई भी लॉ बनाती है, अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो क्या जरूरत पड़ेगी। देखो, विद कंसर्न ऑफ ऑल स्टेट, नहीं, किसी भी स्टेट का कंसर्न नहीं चाहिए। विद द कंसर्न ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट, बिल्कुल नहीं चाहिए। विद द कंसर्न ऑफ स्टेट कंसर्न, बिल्कुल नहीं चाहिए। विदाउट द कंसर्न ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई कंसर्न नहीं चाहिए। पार्लियामेंट का फुल पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 249 कि वो किसी भी लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट बेसिस पर। और अगर बात आती है इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और कंसर्न की कन्वेंशन बेसिस पर, तो कौन सा आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल नंबर 253, याद रखना। चलते बनाएंगे। Who can legislate on the subject which are not included in any of the list of subject given in the constitution। देखो, ये पूछ रहा है कि मानिए स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन दोनों में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि रेसिडोरी है, वी कैन से रेसिडोरी है, तो किसके पास पावर है, पहले तो आप ये जानिए। देखो, पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होगा तो इसके लिए कानून बनाने की पावर सिर्फ ओनली पार्लियामेंट पे है। और अंडर आर्टिकल 248, अंडर आर्टिकल नंबर 248 में लिखा गया है कि जो भी स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो कि रेसिडोरी पावर होगी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ बना सकती है। तो क्या है इसका आंसर, पार्लियामेंट। देखो, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो कुछ एफिशिएंसी में कमी आ सकती है क्वेश्चनों में, क्लियर, बट मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्लियर, आपको अच्छे पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल गलत है। स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, यहाँ पर राज्यसभा। अब ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है, क्लियर। एज द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओनली ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, पूरी पार्लियामेंट इसमें वोट करती है इन द इलेक्शन ऑफ
वाइस प्रेसिडेंट इवन इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, याद रखना। क्लियर। द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इज दैट while a candidate to the Lok Sabha can contest from any state in India and candidate to the Rajya Sabha should ordinarily be resident of the state from where it is contesting। देखो क्या है ये ऑप्शन समझते हैं। देखो ये कह रहा है कि 1994 में ये क्वेश्चन आया था, क्लियर, समझना मेरी बात को। और सी ऑप्शन कहता है 1994 के हिसाब से, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या है, लोकसभा का इलेक्शन कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी लड़ सकता है, ये कंडीशन नहीं है कि वो वहाँ का वोटर इलेक्ट्रोल वोट उसमें नाम होना चाहिए वहीं से लड़ सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है लोकसभा के लिए। बट 1994 में ये कंडीशन राज्यसभा के लिए थी कि राज्यसभा का जो मेंबर बनेगा वो सिर्फ ओनली इलेक्ट हो सकता है कहाँ से, जहाँ से उसका इलेक्ट्रोल रोल में नाम लिखा है और जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है। ये 1994 का क्वेश्चन है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। बट मैं आपको बताऊंगा ये चेंज कब हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर, ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रोहिबिट नहीं किया है किसी भी मेंबर को, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो मिनिस्टर बन सकता है। क्लियर, नॉमिनेटेड मेंबर टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, नॉमिनेटेड मेंबर ही बन सकता है पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, अब ये सी ऑप्शन जो सही है, अब ये गलत क्यों हुआ है। देखो 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या हुआ था, इसमें अमेंड हुआ। और इसमें अमेंड ये किया गया कि लोकसभा का तो ठीक है, लोकसभा का कैंडिडेट कहीं से भी लड़ सकता है, इवन राज्यसभा का भी कैंडिडेट कहीं से भी लड़ सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। समझे मेरी बात को। तो ये 2003 में चेंजेस करे गए थे कि राज्यसभा का मेंबर भी कहीं से भी लड़ सकता है इंडिया के किसी भी पार्ट से, इवन लोकसभा का मेंबर भी कहीं से भी लड़ सकता है, कहीं से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है इंडिया के किसी भी पार्ट से। और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वीकेंड से लीगल दे दिया कि हाँ बिल्कुल सही है, जो अमेंडमेंट राज्यसभा का मेंबर भी कहीं से लड़ सकता है। बट 1994 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये ऑप्शन सही है, सी। याद रखोगे, चलते अपन आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल अनेबल द एडॉप्शन ऑफ मनी बिल दैट वॉज वन पास बाय द लोकसभा बट वॉज अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसीजर अनेबल करता है मनी बिल को एडॉप्ट करने में, जो कि एक बार लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा ने अमेंड कर दिया। देखो अगर राज्यसभा ने अमेंड कर दिया तो ये डिपेंड करेगा लोकसभा के ऊपर कि लोकसभा इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, और राज्यसभा में पावर ही नहीं है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की ये पावर राज्यसभा पर नहीं है। क्या नहीं है, राज्यसभा पर नहीं है। क्लियर, याद रखोगे। और 109 आर्टिकल जो कि मनी बिल को डिफाइन करता है। समझना मेरी बात को। अब समझते हैं। देखो जैसे मानिए राज्यसभा में बिल गया, लोकसभा से मनी बिल पास करने के बाद लोकसभा ने पास किया और वो राज्यसभा पे गया। अब राज्यसभा इसको होल्ड कर सकती है सिर्फ ओनली 14 डेज तक। अगर 14 डेज में उसने रिटर्न नहीं करा राज्यसभा ने विथ अमेंड और विदाउट अमेंडमेंट, तो ये पास हो जाएगा लोकसभा से ऑटोमेटिकली। तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन दे सकती है सिर्फ ओनली मनी बिल पर, ये प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, फिर ये फिर से अगेन लोकसभा के पास जाएगा। अब लोकसभा पर डिपेंड करता है कि इसके अमेंड जितने भी रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो डिपेंड करता है लोकसभा पे। तो ये गलत होगा। क्लियर, इट वॉज गो टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पर नहीं जाएगा, ये अगेन फिर से लोकसभा के पास जाएगा। क्लियर, द लोकसभा विल हैव टू पास इट विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग, ये भी गलत है। क्लियर, अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस विल बी कॉल्ड, नहीं, मनी बिल के लिए जॉइंट सेशन नहीं होता, सिर्फ ओनली ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सेशन होता है बोथ हाउस का। क्लियर, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास इफ द लोकसभा पास इट अगेन
आइदर बाय द एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि 14 डेज का टाइम है सिर्फ ओनली राज्यसभा के पास कि वो बिल को पास कर सकती है। क्लियर, मनी बिल को रिटर्न करना ही पड़ेगा। अब आपके रिकमेंडेशन मानना ना मानना डिपेंड करता है लोकसभा पे। लोकसभा ने अगर अमेंडमेंट मान लिए तो ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे जाएगा, प्रेसिडेंट इसको असेंट देना ही पड़ेगा। ये रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना। मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता, या तो उसको होल्ड कर सकता है या तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। याद रखोगे, प्रेसिडेंट बाउंडेशन में है मनी बिल के अंदर। क्लियर, तो फोर्थ सही है। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमेना इज नोन एज। ये पूछ रहा है कि बताइए, स्पीकर कोई पर्सन है, कोई मतलब पर्सन क्या कह रहा हूं, लोकसभा का मेंबर है और वो बोल रहा है। अब स्पीकर थक गया, स्पीकर ने बोला कि यार इसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही और इवन ये नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, तो दूसरे मेंबर को मौका देना चाहिए। अब इसको टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है कि मानिए कोई एमपी है लोकसभा का जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, बट उनकी बात रिलीवेंट नहीं लग रही है स्पीकर को, ना ही नेशनल इंटरेस्ट के लिए ना ही पब्लिक के लिए, बस वो बकवास कर रहे हैं। तो क्या है कि दूसरे मेंबर को मौका दिया जाए जो इफेक्टिव बात करे, जो कि इफेक्टिव बात करें नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर, दूसरे मेंबर को मौका देना बोलने का, याद रखना। चलते अपन आगे। 0 आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट सिस्टम। ये पूछ रहा है कि 0 आवर ये बिकॉज से टर्मिनोलॉजी किस पार्लियामेंट सिस्टम की है, तो ये है भाई इंडिया की, इंडिया की है। और 0 आवर टाइमिंग देखना, 12 दिन के नून से स्टार्ट होता है, 12 से नून मतलब 12 बजे नून से, और 1 घंटे चलता है 1 PM तक। क्लियर, 1 घंटे। इसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर एक तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर करे जाते हैं, 1 घंटे का टाइम है, आप कर सकते हैं। 12 बजे स्टार्ट होता है 0 आवर और 1 बजे तक चलता है। क्लियर, तो ये इंडिया का ही ओरिजिन है 0 आवर। वॉट कुड बी मैक्सिमम लिमिट ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा, 1 घंटा। जैसे मैंने बताया कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट 12 से लेकर 1 बजे तक। क्लियर, ये भी याद रखना, मैंने बता ही दिया आपको। 0 आवर इन पॉलिटिकल जर्गन रेफर टू क्वेश्चन आंसर सेशन। ये क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्लियर, याद रखना, जैसे मैंने बता दिया। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर वाइल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल टीटी। इंटरनेशनल टीटी को साइन करने के लिए अंडर आर्टिकल 253, कौन सा आर्टिकल है, 253, पार्लियामेंट पावर है किसी भी स्टेट और सारे पार्ट के लिए इंटरनेशनल टीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन साइन कर सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। विद द कंसेंट ऑफ स्टेट नहीं, कंसेंट की जरूरत नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट नहीं। विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसेंट नहीं। विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, याद रखना, ये रिपीट हो गया शायद, आई थिंक। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, 253, याद रखना 253। कई बार मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया 253 लिखा है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, नहीं, मनी बिल सिर्फ ओनली लोकसभा में पास होता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बाद में देखते हैं। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, नहीं, हो ही नहीं सकता। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, बिल्कुल सही है। मनी बिल सिर्फ ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल को ना ही दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता है। इसका मतलब तो ये है कि राज्यसभा भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ओनली लोकसभा पावर है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की, याद रखना। चलते बनाएंगे अंडर आर्टिकल 109, याद रखना, मनी बिल 109 आर्टिकल है। A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the Rajya Sabha within। देखो 14 डेज का टाइम है, अगर मनी बिल लोकसभा से पास हो गया फिर ये राज्यसभा पर जाएगा। राज्यसभा पर कोई पावर नहीं है मनी बिल की,
वो बिल्कुल साइलेंट है मनी बिल पर, बट उसका 14 डेज का टाइम है। 14 डेज के अंदर या तो बिल वापस कर दो या फिर वो डीमली पास हो जाएगा लोकसभा से और राज्यसभा से, ना ही अपने रिकमेंडेशन दे दो 14 डेज के अंदर। अगर लोकसभा पर डिपेंड करता है एक्सेप्ट करना ना करना, सिर्फ ओनली एक फॉर्मेलिटी है राज्यसभा की। चलते बनाएंगे। When a bill is referred to a joint sitting of both the House of Parliament, it has to be passed by। देखो, when a bill जॉइंट सेटिंग हो रहा है तो सिर्फ ओनली सिंपल मेजोरिटी जरूरत है। जॉइंट सेटिंग क्या होता है? जॉइंट सेटिंग का मतलब है जब कोई भी ऑर्डिनरी बिल पर दोनों डिसएग्री हैं, दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा दोनों डिसएग्री है किसी बिल पर, तो जॉइंट सिटिंग कराई जाएगी। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। बट इसको लीड कौन करेगा? स्पीकर करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता, ये सिर्फ ओनली स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसको प्रिसाइड करता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ये जॉइंट सिटिंग कराई जाती है। आई थिंक 108 है, देख लेना एक बार, मेरे को कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। 108 आर्टिकल है, ऐसे ही है। क्लियर? सिंपल मेजोरिटी होती है इसमें, प्रेजेंट और वोटिंग। चलते बनाएंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? स्पीकर करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? डेफिनेटली स्पीकर। फिर से रिपीट हो गया ये। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न। ये पूछ रहा है कि जॉइंट सेशन किस किस के लिए होता है। देखो, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसके लिए नहीं हो सकता। फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, बिल्कुल नहीं है। टू पास द बिल रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ना ही मनी बिल के लिए हो सकती है। सिर्फ ओनली ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है। टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो फोर्थ ओनली सही है इसका आंसर। क्लियर? तो इसी के साथ आपका मैंने 29th लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया। इवन मेरी तबीयत खराब है तो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बिग अचीवमेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी। क्लियर? तो मिलते हम 30 लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और आज से सारे वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि छोटे भाई की शादी थी, फिर मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए 2-3 दिन का ब्रेक लग गया। आज से सारे वीडियो चालू हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। मिलते हैं हम 30 लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।